तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स. Also, we can say that one-dimensional barrier problem or on the one-dimensional barrier potential, right? तो हेडिंग पहले आप समझिए कि एक कोई पार्टिकल है और उसको हमने बॉक्स में रख रखा है और ये क्वांटम मैकेनिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं. जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, उसी से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर डिस्कशन होंगी, राइट? तो पार्टिकल जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो सकता है, वो हमें नेक्ड आई से हम उसको देख नहीं सकते हैं. उसके बाद उस पार्टिकल को हम एक पार्टिकुलर बॉक्स में इमेजिन कर रहे हैं और फिर उसकी एनर्जी क्या हो सकती है, उसके साथ वेव एसोसिएटेड जो होगी, वो वेव का नेचर कैसा हो सकता है, यानी कि वेव फंक्शन. तो इन सारे फिजिकल पैरामीटर को हम स्टडी करने जा रहे हैं, पता करने जा रहे हैं कि पार्टिकल कोई बॉक्स में है तो उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसी होगी, जीरो होगी या फिर क्या होगी. इसके बारे में डिस्कस करेंगे. कि आप कह सकते हैं कि 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे और उसकी जो एनर्जी स्टेट्स होती है वो एक ही होती है या फिर क्वांटाइज्ड होती है, क्या वो पार्टिकल किसी भी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है. तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. बहुत ही कंसंट्रेट होकर के समझिएगा. एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा. जो कुछ ना समझ में आए फिर आप लास्ट में बात कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया, कंसीडर अ पार्टिकल that is an electron of mass m which is free to move in one dimensional box of length l. कोई पार्टिकल है, यहाँ पर डायग्राम को ध्यान से देखिए कि ये हमने एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l और ये बॉक्स है इनफाइनाइट बैरियर पोटेंशियल कह सकते हो, राइट? इसके अंदर जो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और इसकी जो लेंथ है बॉक्स की दैट इज l. वन डायमेंशनल में हम बात कर रहे हैं, that is particle is restricted to travel along x-axis between x equal to 0 and x equal to l by infinitely hard walls. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये हार्ड वॉल्स है, इनफाइनाइटली हार्ड वॉल्स है. x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l की तरफ ही रेस्ट्रिक्टेड है पार्टिकल को प्रोपगेशन के लिए, right? So the particle does not lose any energy when it collides with such walls. इस वॉल से अगर पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा. So that its total energy remains constant. पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी. So the potential energy of the particle at the bottom of the box is constant and let it be 0 for convenience. And inside the box v is equal to 0. यहाँ पर बॉक्स में बॉटम पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, राइट? सो let the potential energy be infinite for x less than or equal to 0 and greater than or equal to l. x less than or equal to 0 and x greater than or equal to 0 पे पोटेंशियल जो एनर्जी है वो कितनी है, इनफाइनाइट है. ये कह सकते हो कि दिस इज द बाउंड्री कंडीशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, वन डायमेंशनल बैरियर प्रॉब्लम. What is the boundary condition of potential particle in a box? That is the x less than or equal to 0 and x greater than or equal to l. But potential is infinite. आप इसके बाहर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, राइट? पार्टिकल यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है तो इसकी पोटेंशियल इनफाइनाइट है. Hence wave function psi is equal to 0 at x at this boundary condition. इसके बाहर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए वेव फंक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा. इसके इस साइड और इस साइड पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसको वेव फंक्शन की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 0. आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होगा. जब पार्टिकल ही नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसके साथ वेव कैसे एसोसिएट करेगा. This means that particle is confined to the box and does not exit outside the box. इसका मतलब यही हुआ. It is not known exactly where the particle is at any instant inside the box, so no time dependent data will be used. तो ये देखिए यहाँ पर अब हमने कह तो दिया कि पार्टिकल इस बॉक्स के इनसाइड में एग्जिस्ट करेगा और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको रेस्ट्रिक्ट कर रखे हैं मोशंस के लिए, राइट? बट यहाँ पर हम उस पार्टिकल की लोकेशन नहीं बता सकते हैं कि पार्टिकल कौन से टाइम पे कहाँ पर है, वो अननोन है ना. So that's why it is a
इसमें हम टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर को नहीं ले सकते हैं, राइट। सो no time dependent data will be used. Putting v is equal to 0, v is equal to 0 in time independent Schrodinger equations we have, जैसे कि हमें Schrodinger wave equations मालूम है। Schrodinger wave equation क्या था, आप देख सकते हैं माइनस h का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई r वेक्टर इज इक्वल टू e psi r, ये हैमिल्टोनियन है, राइट। और यहाँ पर एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन आइगन। तो इसको वन डायमेंशन में आप क्या लिखेंगे, वन डायमेंशनल मोशन, दिस इक्वेशन बिकम्स, जैसे उसमें हम केवल x कंपोनेंट ले लेंगे। यहाँ पर तो ये थ्री डायमेंशन में लिखा है, डेल स्क्वायर की जो वैल्यू है डेल ऑपरेटर की, वो तो थ्री डायमेंशन में यहाँ पर लिखा है x y z। बट हम जो प्रॉब्लम जो डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स है, वो भी वन डायमेंशनल पोटेंशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, राइट। पार्टिकल वन डायमेंशन में मोशन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को 1D में हमने पढ़ रखे हैं। दिस इज माइनस h का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई x अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल टू e साई x, राइट। तो इसको जस्ट हम लोग यहाँ से h का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर अपॉन 2m इधर ले गए, तो ये क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, डेल स्क्वायर साई x अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल टू, देखो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा है, इसमें कुछ इसको डेल बोल दे रहा हूँ, इसको डेल बोल दे रहा हूँ, ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा। एक करली भी आप इसको बोल सकते हैं, डेल भी बोल सकते हैं, डेल नहीं बोल सकते हैं। डेल के लिए फिर केवल सिंगल बोलना पड़ेगा, डेल स्क्वायर बोल दिए तो यानी कि ये आ गया, तो डेल स्क्वायर में फिर तीनों कंपोनेंट आ जाएगा, राइट। तो माइनस 2me अपॉन h का स्क्वायर, जस्ट इससे इधर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया साई x, तो फिर इसको हमने ट्रांसपोज कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस प्लस दिस। तो ये जो वैल्यू लिखी है पॉजिटिव में, यहाँ पर जो आएगा दैट इज एज अल्फा स्क्वायर, राइट। इसको हम डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख लिए। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है दैट इज 2me अपॉन h का स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, जिसके पास इवन मैथ नहीं होगा उसको वो भी समझ सकता है, इतना कोई टफ नहीं है, जस्ट ट्रांसपोजिशन और वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया गया, राइट। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जस्ट दैट इज द कांस्टेंट टर्म हियर, राइट। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन h का स्क्वायर। अब हम इसके सॉल्यूशंस लिख लेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी गिवन एज psi x is equal to a e raised to power I alpha x plus b e raised to power minus I alpha x। दो सेकेंड ऑर्डर है, दो कांस्टेंट्स आ जाएंगे। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं कि x is equal to 0 पे वेव फंक्शंस क्या है, 0 है। आप देख सकते हैं बाउंड्री कंडीशन क्या है, वेव फंक्शन केवल बॉक्स के इनसाइड में एग्जिस्ट करता है, इस बॉक्स के इनसाइड में ही वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पार्टिकल बॉक्स के इनसाइड में, बॉक्स के बाहर में, बाउंड्री पे वेव फंक्शंस क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट करेंगे, राइट। तो वेव फंक्शंस आउटसाइड द बाउंड्री एट द बाउंड्री दैट विल बी 0। ये कंडीशन हमने अप्लाई की बाउंड्री कंडीशन, तो यहाँ पर साई एक्स की वैल्यू 0 रख दिया, तो a प्लस b रह जाएगा। यहाँ पर अगर हम ये हो जाएगा a प्लस b, राइट। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे माइनस b, a इज इक्वल टू माइनस b। अब आप देख रहे हैं कि e रेज़ टू पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, a भी e रेज़ टू पावर 0 क्योंकि x की वैल्यू इसमें 0 रखा है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस b है, राइट। तो ये हम आइडेंटिटी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर साई x यानी फोर्थ इक्वेशन से हम फोर्थ इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज लिख गया, e रेज़ टू पावर अल्फा x एज इट इज है, b की जगह माइनस कर दिया हमने, e रेज़ टू पावर माइनस I अल्फा x, राइट। यहाँ पर आपके स्क्रीन पे इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस होगा, आप अगर रजिस्टर पर नोट कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, यहाँ तो माइनस आ ही जाएगा इन बिटवीन, यहाँ पर भी पावर में भी माइनस होगा। तो हमें एक्चुअली इसको वेव के टर्म में लिखना है, क्योंकि वेव फंक्शन है, तो इसको हम चेंज करते हैं
साइन बीटा में। तो कैसे इसको देखिए 2i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो ये जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, e raised to power i थीटा माइनस e raised to power माइनस i थीटा अपॉन 2i। इस तरह के फॉर्मुलेशन आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में पढ़ रखे हैं। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स है, तो यहाँ पर अल्फा एक्स हो जाएगा, ये 2i और a यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया 2ia और साइन अल्फा एक्स, यानी कि साइन थीटा होगा तो थीटा की जगह हमने अल्फा एक्स, राइट। तो ये हमारे पास वेव इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिए कि जो वेव फंक्शन है पार्टिकल इन अ बॉक्स का उसका 2ia sin अल्फा एक्स। अब हमारा इंटेंशन रहेगा कि अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और फिर हम इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दें जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किए हैं ये वैल्यू, तो इसमें अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास इस पार्टिकल की एनर्जी आ जाएगी। यहाँ से जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी से फिर हम सारे फिजिकल पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर समझिए इसको। देखिए बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या था, x इक्वल टू एल पे साई एक्स की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, है ना। यानी कि बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0 पे भी और x इक्वल टू एल पे जो वेव फंक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, राइट, वैनिश हो जाएगी बाउंड्री कंडीशन से। तो इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू रख दिया 2ia sin अल्फा एल इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू क्या रखना है हमें इस इक्वेशन में, एल रखना है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल रेस्ट्रिक्टेड है मोशन करने के लिए, राइट, और साई की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दिया। तो इसको अगर इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 0 अपॉन समथिंग दैट विल बी 0। तो sin अल्फा एल इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू n पाई, राइट, और यू कैन से अल्फा इज इक्वल टू n पाई अपॉन l, अल्फा इज इक्वल टू n पाई, अल्फा इज इक्वल टू n पाई अपॉन l। ये यहाँ पर n की वैल्यू हम 1 2 3 रख देंगे, राइट, तभी ये साइन अल्फा की वैल्यू सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, राइट। अब ये अल्फा की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमने अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की थी वहाँ पर एनर्जी वाले टर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट, इस इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन h का स्क्वायर, तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m। तो वही ये चीज लिखा है, एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल h का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 2m, राइट। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, n पाई अपॉन l, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर स्क्वायर, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर हो गया, h का स्क्वायर अपॉन 2m, तो पहले से था, right? So this is the energy of the particle that exists in the particle in a box. हमने क्या कैलकुलेट कर लिए, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन जो किसी पार्टिकुलर बॉक्स में है जिसका बाउंड्री कंडीशंस मालूम है, इनफाइनाइट पोटेंशियल उसकी है, वॉल पे जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी कोई एनर्जी लूज नहीं हो रही है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह रही है। तो वो जो एनर्जी है उस पार्टिकल के इनसाइड द बॉक्स दैट इज गिवन बाय, तो इससे हमें क्या पता चलता है, यानी कि जो पार्टिकल बॉक्स में है उसका एनर्जी यहाँ पर देख सकते हैं n स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, यानी कि एक फिक्स एनर्जी नहीं है, अलग अलग क्वांटम स्टेट में अलग अलग उसकी एनर्जी होगी। तो इससे क्या पता चला कि जो उसकी स्टेट्स है, जो एनर्जी स्टेट्स है वो डिफरेंट है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है कि द पार्टिकल can have only values of energy given by equation 7। इस इक्वेशन से ही हम कह सकते हैं कि n is equal to 1 में, यानी कि फर्स्ट क्वांटम स्टेट में इतनी एनर्जी होगी, सेकंड क्वांटम स्टेट में डिफरेंट एनर्जी होगी। So this shows that the energy of the particle is quantized and the particle can be in any one of the discrete states available to it। इसको समझिए आप लोग, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पार्टिकल इस बॉक्स में है, अब इसमें कई सारे इसके क्वांटम स्टेट्स हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो वो पार्टिकल कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसमें से कोई से भी एनर्जी अगर होती है तो वही पार्टिकल इसमें एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि इन बिटवीन हमने कह दिया कि वो पार्टिकल है ना। तो यहाँ पर डिस्क्रीट मतलब अलग अलग एनर्जी स्टेट्स है इसके लिए अवेलेबल है, उसी एनर्जी स्टेट्स में वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं
कि एनर्जी जो है पार्टिकल की वो क्वांटाइज्ड है ना, क्वांटाइज्ड. So the minimum possible value of energy that is given by putting n equal to 1 इस इक्वेशन में. अब पार्टिकल के पास मिनिमम से मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, कहीं मिनिमम एनर्जी पार्टिकल की जीरो तो नहीं. हमने कह दिया कि पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है, तो क्या ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी जीरो होगी, ऐसा जरूरी नहीं है. तो क्वांटम mechanically we can say that the ground state energy of that particle which are present in the box that is not zero, that have minimum value of energy, and that is given by E1 is equal to pi square h square upon 2ml square. अब यहाँ पे देखिए नोटेशन से मास ऑफ द पार्टिकल है, ये लेंथ ऑफ द दैट बॉक्स, ये मिनिमम कांस्टेंट है उसकी. तो मिनिमम से मिनिमम इतनी एनर्जी तो उस पार्टिकल के पास होगी. So for no value of L, however small, E cannot become zero, right? E की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती. इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस शोज दैट द पार्टिकल इन बॉक्स कैनॉट हैव जीरो एनर्जी, यानी कि जो पार्टिकल बॉक्स में है उसकी एनर्जी जीरो नहीं हो सकती है. इसी एनर्जी को हम आगे चलकर कहेंगे दैट एनर्जी इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी, यानी कि द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट इज इन अ बॉक्स, दैट मींस ग्राउंड स्टेट एनर्जी दैट इज नॉट जीरो, that exist that have some value. So the other values of energies can be obtained by putting n is equal to 2, 3 and so on, and that will be square. देखो यहाँ पर n की वैल्यू स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगी 4e1 हो जाएगा. e1 की तो वैल्यू फिक्स है, जस्ट यहाँ पर आप n की वैल्यू चेंज करते जाइए. तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा. n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा and so on. Therefore, we can say that the particle can possess only discrete values of energy, यानी कि particle के पास अलग-अलग energy होंगे. In other words, what we can say that energy of the particle in a box is quantized. एक तो अलग-अलग value है energy के, discrete values of energy है, and that is called quantization of energy, right? These values of energy are called eigenvalues of wave function psi. आइगन वैल्यूज की हम किसी वेव फंक्शन पे कोई ऑपरेटर अगर एक्ट कराते हैं तो क्या देता है, हमें आइगन वैल्यूज देता है और एज इट इज वेव फंक्शन रिप्लेस करता है. दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज, यानी कि आइगन वैल्यूज इसी वेव फंक्शन का कई सारे आइगन वैल्यूज हैं, हमारे कई सारा आइगन वैल्यूज है, मतलब डिफरेंट एनर्जी आइगन वैल्यूज है, और वो सारा के सारा इससे एक सिंगल वेव फंक्शन से एसोसिएट करता है. देखिए इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर दूसरे साइंटिस्ट ने भी बता रखे हैं कि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी कह सकते हैं कि पार्टिकल की एनर्जी जीरो नहीं हो सकती है. पार्टिकल की अगर एनर्जी जीरो नहीं होगी इसका मतलब क्या मोमेंटम भी जीरो हो सकता है या जीरो नहीं हो सकता है, उसको हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से चेक आउट कर सकते हैं. सो द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट शोज जीरो पॉइंट एनर्जी कैन नॉट बी जीरो. कैसे जीरो नहीं हो सकता है? As the particle in a box is to remain within the box, therefore the uncertainty in its position, that is delta x approximately equal to I. यानी कि हमने कह दिया कि पार्टिकल जो बॉक्स में है वो इसी में रहेगा, हमने उसकी अनसर्टेनिटी पोजीशन कितना हो जाएगा. अब ये तो सर्टेन तो नहीं है कि पार्टिकल यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, वो पार्टिकल इस बॉक्स में कहीं भी हो सकती है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं भी एग्जिस्ट हो सकता है, राइट. तो बट इसका डायमेंशन तो फिक्स है, ये डायमेंशन L है, इसकी जो लेंथ है इसके इनसाइड में है, दैट मींस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दैट विल बी इक्विवेलेंट टू. तो अगर हमें ये पता लग गया कि अनसर्टेनिटी पोजीशन में मालूम चल गया तो हम अनसर्टेनिटी मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं. देयरफॉर hence the uncertainty in its momentum that must be equivalent to delta p greater than or equal to h cut upon L. ये हम लोगों ने फॉर्मूला डेरिवेशन वगैरह ये सारा डिटेल में पढ़ रखे हैं. डेल्टा x into delta px greater than or equal to h cut, right, is of the order of h cut, right. तो ये डेल्टा px की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा px is equal to h cut upon डेल्टा x हो जाएगा. तो x डेल्टा x की वैल्यू हमने यहाँ पर L सब्स्टिट्यूट कर.
right? That's why delta B greater than or equal to h cut upon L. So as we can say that delta B cannot be zero. यहाँ पर delta B की वैल्यू तो zero हो नहीं रही है. Hence we can say that energy can never be zero, right? तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी हम ये चीज शो कर सकते हैं कि जीरो पॉइंट एनर्जी है वो जीरो नहीं हो सकती है, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है पार्टिकल में बॉक्स में वो जीरो नहीं हो सकती है, राइट? तो हमने कहा कि पार्टिकल की मोमेंटम भी जीरो नहीं हो सकती है, राइट? तो जब पार्टिकल की मोमेंटम जीरो नहीं हो सकती है तो एनर्जी भी जीरो नहीं हो सकती है, यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी तो एग्जिस्ट करेगा ही ग्राउंड स्टेट में। तो ये दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं तो उससे हमें पता लग जाएगा कि मोमेंटम वाकई में कितना आएगा इस केस में। दैट्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ वन ऑफ एनी वन ऑफ द अलाउड वैल्यूज ऑफ En दैट इज गिवन बाय En की वैल्यू तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही रखे हैं, और मोमेंट एक एनर्जी की वैल्यू मोमेंटम के टर्म में p²/2m होता है, राइट? इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2m से 2m कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई मोमेंटम की, दैट इज आल्सो क्वांटाइज्ड n pi h cut upon l, यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे तो फर्स्ट क्वांटम स्टेट में उसकी मोमेंटम डिफरेंट होगी, सेकंड क्वांटम स्टेट में मोमेंटम डिफरेंट, थर्ड में डिफरेंट, यानी कि मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है पार्टिकल जो बॉक्स में है उसका, राइट? अब यहाँ पर ये जो वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर इन बिटवीन नहीं बताया। देखिए कितनी एनर्जी हो सकती है, देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ डायमेंशंस लें, let us take the case of an electron that is enclosed in a box of width 1 angstrom, है ना? 1 angstrom आप इमेजिन कीजिए, दैट इज द एटॉमिक डायमेंशन। तो इलेक्ट्रॉन तो एटम में ही एग्जिस्ट करते हैं, उसको अगर हम 1D में अगर स्टडी करें, राइट, 1 डायमेंशन में इमेजिन करें, उसकी जो विड्थ है 1 एंगस्ट्रॉम, राइट? तो हमें L की वैल्यू पता चल गया, देन व्हाट विल बी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट में एनर्जी कितनी होगी उसकी, राइट? तो एक जनरल फार्मूला तो हमें मालूम ही है, अभी जो हम लोगों ने ट्राई किए, n=n² π² h²/2ml², राइट? इसमें हमें L की वैल्यू बता दिया गया है, बाकी सारी वैल्यू तो नोन ही है, राइट? तो ये जो वैल्यू लिखा है दैट इज द h² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो h² यानी कि h/2 का होल स्क्वायर, राइट? तो h की वैल्यू तो 6.67 × 10⁻34 होता है अपॉन 2 × 3.14, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पर 1.054 × 10⁻34 रेज़्ड पावर 2, राइट? और बाकी यहाँ पर इसका मास रख लिए इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg, और डायमेंशन जो उसका लेंथ है, राइट, 10⁻10 उसके स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पर इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है एनर्जी को, क्योंकि तो जूल में आता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की चार्ज से हमने डिवाइड कर दिया 1.6 × 10⁻19, तो ये सारा कुछ सॉल्व करने पे ये आ जाना है हमारे पास 38 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आएगा, दैट विल बी 38 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इक्वेशन अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे बहुत आसानी रहेगी कि फर्स्ट क्वांटम स्टेट में अगर किसी पार्टिकल बॉक्स की जो डायमेंशन है 1 एंगस्ट्रॉम है, तो जो जनरल फॉर्मुलेशन ड्राइव होगा दैट विल बी 38 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट, राइट? तो फर्स्ट क्वांटम स्टेट में एनर्जी होगी दैट विल बी 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड में हो जाएगा 152 एंड थर्ड में 342 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो इस तरह से आप डिफरेंट क्वांटम जो क्वांटाइज्ड स्टेट्स है, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स है, उनकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 एंगस्ट्रॉम ले रखे हैं, यहाँ पर जो डायमेंशंस जो भी दिया रहेगा उसको सब्स्टिट्यूट करके इससे एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। These labels are sufficiently wide apart. Let us take the case of marble now, whose mass is 10 gram and the box is 10 centimeter wide. देखिए ये तो सारी चीजें हमने क्वांटम मैकेनिक्स में बात की है, अब क्लासिकल मैकेनिक्स में आ गए, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर को तो आप इमेजिन कर सकते हो, है ना? और एक मार्बल
को हमने इमेजिन कर लिए और उसकी जो मास है वो 10 ग्राम है, तो उसके साथ एनर्जी कितनी आ रही है उसको हम फॉलो करते हैं। तो सी फॉर्मुलेशंस में एज इट इज ये वाले सब्स्टिट्यूट करके जॉब में इतना आ गया, सो इवन इट विल बी 5.5 into 10 to the power minus 64 joule. So this gives a speed of 3.3 into 10 to the power minus 31 meter per second, which is quite indistinguishable from rest. अगर इतनी एनर्जी होगी तो पार्टिकल की जो स्पीड होगी that will be this much, right? And that is indistinguishable. Indistinguishable मतलब उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। And this shows that in the microscopic world, sorry, micro नहीं, macroscopic, right? Macroscopic world, there is no scope of quantum mechanics, है ना? ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जो स्कोप है वो क्वांटम मैकेनिक्स में है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में इसकी स्कोप हम नहीं दिखा सकते हैं, राइट? ये मैक्रोस्कोपिक यानी कि बल्क लेवल, राइट? इसका स्कोप केवल हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी कि क्वांटम लेवल पे बातें कर सकते हैं, राइट? तो विद इन अ मिनट ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। इसको एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिए, दोबारा आप लोग ज्वाइन करके आप लोग अटेंडेंस मार्क करा लेंगे।